everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar, where we cover daily news analysis with you. So इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं वो देखते हैं. दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक तो है ग्लोबल साउथ और एक है ज्योग्राफी से एसोसिएटेड नॉर्थ इंडियन मॉनसून, जो अभी जो करंट सिचुएशन हुई है सभी को पता है. हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में इतनी बारिश, फ्लड अलर्ट्स, कैसे पिक्चर्स आ रहे हैं, वीडियोस हम सब देख रहे हैं. एंड सबसे बड़ी बात, दैट इज़ नॉट सेफ टू ट्रेवल अभी राइट नाउ, तो प्लीज़ अवॉइड गोइंग टू हिली एरियाज, राइट. तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं. बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको ये पता होना चाहिए, उसके पीछे के फैक्टर्स पता होने चाहिए. और यहाँ आप इसको ज्योग्राफी के जीएस पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हो. ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको आने चाहिए. तो सेशन शुरू होने से पहले ही होमवर्क आ गया है कि ना ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज जो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे वो आपको स्टैटिक में जाके पढ़ने हैं, राइट. तभी वो पूरी कनेक्टिविटी जो है वो हो पाएगी. तो इसीलिए ये लिंकेज बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम यहाँ पर नॉर्थ इंडियन मॉनसून के एसोसिएटेड में कुछ बातें पढ़ेंगे, रीजंस पढ़ेंगे, और आप क्या करोगे, आप ज्योग्राफी के वही स्टैटिक पार्ट को अच्छे से कवर कर लोगे ताकि वो पूरा टॉपिक अपने आप में कवर हो जाएगा. स्टैटिक भी हो गया, करंट भी हो गया, ठीक है. दिस वे इट गोज. ग्लोबल साउथ की बात करेंगे. ये आर्टिकल वैसे कल आया था लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो हम यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं, ये नाम कहाँ से आया, फिर ये ग्लोबल साउथ टर्म क्यों दिया, क्या है ग्लोबल साउथ टर्म, कैसे इस टर्म की इमर्जेंस हुई, राइट. चैलेंजेस जो एसोसिएटेड हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं. सो विल टॉक अबाउट देम, ग्लोबल साउथ से एसोसिएटेड कंप्लीट डिटेल. फिर उसके बाद दो और आर्टिकल्स हैं वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ब्रुसेलोसिस डिसीज के बारे में पढ़ेंगे और मुखूर्ती नेशनल पार्क. तो ये नेशनल पार्क है तो वो मैप बेस्ड चला जाता है. अब मैप में अपने को इस नेशनल पार्क को देखना है. इसके एसोसिएटेड और भी 2-3 नेशनल पार्क हैं तो वो सब मैप प्रैक्टिस के अंदर चला जाता है. और इस डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे. आपके जीएस पेपर 3 से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि हमें मतलब हाउ वी आर कवरिंग थिंग्स. सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करो. यू कैन शेयर दी सेशंस एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि सेशंस कैसे लगते हैं, ठीक है. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब 3 चीज़ें होती हैं, कर दिया करो. अब पहला आर्टिकल है वो नॉर्थ इंडिया का जो मॉनसून अभी जो बात हो रखी है. वाई वॉज रेनफॉल दिस प्री मॉनसून सीजन अबाउट द नॉर्मल. क्या ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है इसके अंदर, और क्या क्या रीजंस हैं. ये जो सब हो रहा है, जो हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं, जो करंट पिक्चर्स आ रही हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आर्टिकल मतलब बेसिकली इस बार अलग क्या है, वाई दिस ईयर मॉनसून इज डिफरेंट. सो विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल. ये आर्टिकल कहता है कि मॉनसून देखो यूजुअली एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होता है, बट पहली बात तो इस बार डिले हो गया. और सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे जो साइक्लोन बिपारजॉय, ये सिर्फ सुनने की बातें हैं, फिर उसके बाद चीज़ों को बस याद करना है. तो साइक्लोन बिपारजॉय जो हमें पता है, जो साइक्लोन आया, इट फॉर्म्ड और आफ्टर दैट मॉनसून स्टार्टेड, राइट. तो इट स्टेड फॉर अ लॉन्गर टाइम देन यूजुअल और फिर डिलेड द अराइवल ऑफ द मॉनसून ऑल्सो. तो पहली मतलब 50 साल हो गए, पहली बार अभी ऐसा देखने को मिला है कि देखो पहले अगर आपको मॉनसून के बारे में अगर आपको पता हो तो मॉनसून क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून पहले केरला एंटर करता है, फिर मुंबई और फिर दिल्ली. लेकिन इस बार मुंबई और दिल्ली दोनों मतलब अगर आप देखो तो इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स मुंबई और दिल्ली दोनों गॉट द मॉनसून एट द सेम टाइम. यूजुअली अलग अलग टाइम पे होता है. यही तो है, पहले केरला, फिर इधर कर्नाटका, मुंबई, देन यू गो टू दिल्ली. तो ये रीजन चलता है, ये पैटर्न चलता है, राइट. सो मॉनसून पैटर्न भी अलग हुआ है. और रही बात रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की, Although the delayed start caused a shortage of rain initially, लेकिन क्या हुआ है ना, कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है, कहीं पर बहुत डेफिसिट है. तो रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस बार वो भी बहुत अनइवन है, बहुत पैची है. अगर हम प्रीवियस ईयर्स में देखें, मतलब अगर आप लगा लो वेस्टर्न घाट्स ले लो और नॉर्थ वेस्ट इंडिया ले लो, वहाँ
भरपूर बारिश, मतलब भरपूर से भी ज़्यादा एक्सेस ऑफ रेनफॉल हो रही है, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड आप दूसरे एरियाज देखो, जैसे कि उड़ीसा वाला जो स्ट्रेच है, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, थोड़ा इधर वाले अगर आप स्ट्रेच करते हो यूपी टू उड़ीसा एंड ईस्ट छत्तीसगढ़, वहाँ पर यू विल सी रेनफॉल बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस टाइम पे जो करंट सिनेरियो हो रहा है, जो इतनी बारिश और जो फ्लड अलर्ट्स हो रहे हैं, ऐसे मतलब वीडियोस जो सामने आ रही हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, हमें रीज़न जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे फैक्टर्स इकट्ठे करने हैं, यहाँ पर वो पॉइंट्स देखते हैं। हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीम हीट इवन दो अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट रिसीव्ड हेवी रेनफॉल। तो यहाँ पर देखो ओवरऑल जो सिनेरियो बनता है ना, वो क्या है, इनको क्लब करते हैं। सबसे पहला तो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मतलब कि सबने पढ़ा ही है, दे आर रेफर टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो इधर मिडिल ईस्ट, ईरान से एंटर करते हैं, इधर स्टॉर्म्स इंडिया की तरफ, और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन के अंदर विंटर्स में बहुत बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, राइट। एज दे ट्रेवल ईस्टवर्ड अक्रॉस द मिडिल ईस्ट एंड ईरान, दे ब्रिंग चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इन्फ्लुएंस है ऑन द वेदर कंडीशंस ऑफ इंडिया, इंडो गैंगटिक प्लेन की तरफ इनका एक इन्फ्लुएंस रहता है। अब इस बार का मॉनसून अलग कैसे है? पहला तो अलग जो मैंने अभी आपको बताया, ऑनसेट डिलेड, ये एक फर्स्ट पॉइंट है, मतलब लॉन्गर देन नॉर्मल टू डिले। जो साइक्लोन बिपार्जे वॉज बॉर्न, पहले हमने ये देखा, फिर वो बहुत लंबे समय तक रहा, फिर वो गया, फिर मॉनसून की अराइवल हुई। दूसरी बात अलग इसलिए है कि साइमल्टेनियसली अराइवल हुई है मुंबई में और दिल्ली में, दूसरी बात। तीसरी बात, नॉर्थ इंडिया के अंदर इंसेसेंट हैवी रेन्स आपको देखने को मिली है, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल जो है वो हुई है। अब इसमें एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज रेयर इंटरैक्शन। अब ये रेयर इंटरैक्शन क्या है? ये रेयर इंटरैक्शन का ही रीजन है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर बहुत बारिश हो रही है। आईएमडी ने कंफर्म किया है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो हैवी रेन हो रही है, इट इज ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ, ये रेयर इंटरैक्शन के अंदर क्या आ रहा है, दो चीजें आ रही हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यहां से देखो, पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और दूसरा मॉनसूनल विंड्स। ये है आपका इंडिया। एक तरफ तो जो ट्रॉ है, जो लो प्रेशर जिसकी हम बात करते हैं, देयर वाज अ ट्रॉ दैट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम राजस्थान टू नॉर्थ अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, राइट। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं उसके चलते, और अरेबियन सी गॉट वार्मर ऑल्सो। एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग मॉनसून कंडीशंस एंड विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल वर ऑल्सो रीचिंग द नॉर्थ। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा यहाँ से जो नॉर्थ की तरफ जा रही हैं विंड्स। तो दोनों सिस्टम का कॉन्फ्लुएंस एंड इट सेंटर्ड अराउंड जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। सो अभी क्या हो रहा है ना, हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, शिमला, मनाली, कुल्लू जो हम देख रहे हैं, ये रीजन, उत्तराखंड, तो These areas got moisture from both अरेबियन सी से भी और बे ऑफ बंगाल से भी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। और यही सिमिलर इंटरैक्शन जो है उत्तराखंड में जो 2013 के अंदर फ्लडिंग हुआ था, वो दिस वाज द सिमिलर इंटरैक्शन ऑफ दीज टू सिस्टम्स, राइट। सो ये जो क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था केदारनाथ के अंदर, राइट। सो एक तो ये सारी बातें हो गई। What else could be driving the current monsoon? एक तो फिर उसके बाद ये स्टेरॉइड का काम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमिडिटी अपने लेवल पे हो जाना, और उसके बाद क्लाइमेट चेंज, गर्मी, राइट। एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द वार्मर वर्ल्ड इज ऑल्सो मोर ह्यूमिड। एक तरफ ह्यूमिड भी हो गया और एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग भी हो गई, तो ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज के टाइम पे वेदर ये जो चेंजिंग हो रही है। एल नीनो का इम्पैक्ट हो गया, अरेबियन सी का जो वार्मिंग है, मतलब it has warmed by about 1.5 degrees Celsius since January. So excess rainfall over the northeast is consistent with this Arabian Sea warming also. Atlantic Ocean was being warmer than normal. तो ये सारे के सारे factors जो हैं, they all were driving the
मॉनसून। अब आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये जितनी भी मैंने बातें करी हैं आपके साथ, ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है। साइक्लोन बिपारजय हो, चाहे साइमल्टेनियसली मुंबई और दिल्ली में आना हो, फिर उसके बाद अनइवन और पैची रेनफॉल हमें देखने को मिली है हर जगह पे। नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो एक्सेस रेनफॉल हुई है वो भी अनइवन है। उसमें ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर तो वो स्टेरॉइड की तरह काम कर गए। टेम्परेचर अरेबियन सी का उसने भी इफेक्ट किया, राइट। फिर उसके बाद प्री मानसून हमने देखा। देखो एक तो ऐसा है ना, इस बार तो मतलब मार्च के महीने के बाद से ऐसे लग रहा है बारिश रुक ही नहीं रही है, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती थी। तो ये जो अनइवन चीजें हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स कमिंग फ्रॉम लाइक बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ, अटलांटिक ओशन का ऐसा होना। सो Himalayas also, the warming of Himalayas is not the same everywhere. कई mountains they are getting faster, they are warming faster than others. तो ये सारी चीजें जो हैं depending upon how the winds move through these narrow valleys, heavy rains यहीं से आते हैं, cloud burst होते हैं, even heat waves आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारे reasons हैं कुल मिला के जो कि इस टाइम पे ये जो नॉर्थ इंडिया में जो मानसून का जो करंट सिचुएशन हो रखी है उसके रीजंस बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ग्लोबल साउथ। क्या है ग्लोबल साउथ? मतलब मैं फ्रॉम स्क्रैच शुरू करूंगी। जिन्होंने कभी ये टर्म नहीं पढ़ी या फिर जिन्हें कंफ्यूजन रहती है इन टर्म्स में, तो विल टॉक अबाउट इट फ्रॉम स्क्रैच, दैट टू इन डिटेल। एक है ग्लोबल साउथ और एक है ग्लोबल नॉर्थ। ये मैप देख रहे हो आप, आपके सामने ये रहा। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, सॉरी इधर दैट इज इंडिया, चाइना, राइट। तो ग्लोबल साउथ बेसिकली वो कंट्रीज होती हैं जो कि डेवलपिंग हैं, जो अभी लेस डेवलप्ड हैं या फिर जो अंडर डेवलप्ड है, जैसे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका। सो इन कंट्रीज के अंदर जो यहाँ के जो लोग हैं, देयर आर लाइक हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी भी है, लिविंग कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू वेल्थियर कंट्रीज। वेल्थियर कंट्रीज कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप। तो ये सारी कंट्रीज बन जाती हैं ग्लोबल नॉर्थ के अंदर। कोई ऐसे मैं अगर बोलूं कि एक मतलब कोई जियोग्राफिकल डेफिनेशन है, तो वो कोई स्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल डेफिनेशन एज सच नहीं है, बट कंपैरिजन अगर करें तो जो ग्लोबल साउथ के अंदर कंट्रीज आती हैं, दे आर डेवलपिंग, लेस डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड। ग्लोबल नॉर्थ में ऊपर दे कंसिस्ट ऑफ रिचर कंट्रीज जो कि नॉर्थ के अंदर लोकेटेड है, अमेरिका, यूरोप हो गया। अब ये जो टर्म है ना ग्लोबल साउथ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो उन कंट्रीज के लिए आता है जो कोल्ड वॉर का टाइम था, कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो यूएस के साथ अलाइन करी, दैट वर द फर्स्ट वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड टर्म यूज हुआ टू द कंट्रीज जो कि सोशलिस्ट थी, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी, अलाइंड विद द सोवियत यूनियन एंड इट अलाइज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो वो सेकेंड वर्ल्ड के अंदर आ गई। थर्ड वर्ल्ड कहती है भैया ना तो हम फर्स्ट है ना तो हम सेकेंड है, हम नॉन अलाइंड नेशंस रहेंगे और ना इधर ना उधर, एंड दे वर रेफर टू एज डेवलपिंग ऑल्सो। अब बात ये है ना कि ये जो थर्ड वर्ल्ड टर्म थी ना, दैट वाज लाइक कैरिंग नेगेटिव एसोसिएशंस एंड स्टेरियोटाइप्स, और वेस्टर्न मीडिया ने उस तरीके से पोर्ट्रे भी किया। तो इसीलिए ग्लोबल साउथ टर्म एमर्ज हुई, जो कि एक न्यूट्रल ऑल्टरनेटिव रहा टू डिस्क्राइब द कंट्रीज जो कि ज्यादा वेल्दी नहीं थी, डेवलप नहीं है, राइट। तो ये टर्म आ गई ग्लोबल साउथ। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगी, टर्म्स आई वुड से स्पेसिफिकली। तो ग्लोबल साउथ समझ आ गया ना, मतलब इट डज नॉट हैव एनी स्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल डेफिनेशन, बट इट रेफर्स टू दोज कंट्रीज जो कि पॉलिटिक्स हो, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, उनमें सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। उनकी हिस्ट्री इंपेरियलिज्म वाली है, कॉलोनियल रूल, स्पेशली अफ्रीका, राइट। तो ये सिमिलर रिलेशनशिप है थोड़ा सा। अब बात ये है कि पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि एक शिफ्ट इन वेल्थ, और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट इन वेल्थ। तो कहने का भाव ये है, वर्ल्ड बैंक ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि इकोनॉमिक पावर जो है वो अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्री से मूव हो रही है, एंड बेसिकली इट इज मूविंग
टू द कंट्रीज लाइक एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना और इंडिया। 2030 तक इट इज प्रोजेक्टेड कि 3 of the 4 largest economies in the world will be from global south. China, India, they are leading the way. अगर मैं combined value देखूं of their economic output, which is GDP, it is already greater than than that of the wealthier nations in the G7 group. अब रही बात G7 ग्रुप की, अब G7 ग्रुप की कंट्रीज को याद करने के लिए मैं आपको एक निमोनिक दे देती हूँ, जूस विद GF, गर्लफ्रेंड। अब यहाँ पर GF का मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं है, यहाँ GF क्या डिनोट कर रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। 7 की 7 कंट्रीज के लिए ये निमोनिक है, जूस विद GF, जापान, US, UK, जर्मनी, फ्रांस। तो जो भी 7 कंट्रीज बनती हैं इस ग्रुप के अंदर वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और ये निमोनिक हो गया उसका, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रीज फ्रॉम ग्लोबल साउथ, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वो बहुत ज़्यादा दे आर बिकमिंग मोर इन्फ्लुएंशियल इन ग्लोबल अफेयर्स। डिसीजन मेकिंग में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप करने में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये कह रहा है ये आर्टिकल। तो ग्लोबल साउथ की जो ग्रोइंग पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, उसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हम देख रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 21st सेंचुरी विल बी डोमिनेटेड बाय एशियन नेशंस, मतलब दे विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द ग्लोबल अफेयर्स, राइट। तो मतलब एक और टर्म मैं आपको दे रही हूँ, एशियन सेंचुरी, ये टर्म भी यूज किया है, राइट, एशियन सेंचुरी। सो दिस इज ऑफन रेफर टू एज एशियन सेंचुरी। और एक और टर्म भी है, दैट इज पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड, इसका मतलब जो ट्रेडिशनल डोमिनेंस थी ग्लोबल नॉर्थ की, अमेरिका की, यूरोप की, दैट इज बीइंग चैलेंज्ड बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल साउथ, asserting itself, making it voice heard on the world stage। तो ये शिफ्टिंग ऑफ पावर जो हो रही है, ये बात कर रहा है ये पूरा आर्टिकल। और लास्ट में देखो ग्लोबल साउथ क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ। क्या चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं? पहला तो इशू ऑफ ग्रीन एनर्जी फंड। डिस्पाइट ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हायर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एमिशन, मतलब उन्होंने तो जो एमिशन करना था कर दिया, डेवलप हो गई, दे आर नेग्लेक्टिंग टू पे फॉर द फंडिंग ग्रीन एनर्जी। और अल्टीमेट सफरर कौन हो रहे हैं? जिन्होंने लीस्ट एमिट किया, द लेसर डेवलप्ड कंट्रीज। ये एक चैलेंज है टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ। दूसरा, रशिया यूक्रेन का वॉर, जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एग्रीवेट हो गई लीस्ट डेवलप कंट्रीज के अंदर रिलेटेड टू फूड, एनर्जी, फाइनेंस, इन सबको लेके। फिर चाइना का इंटरफेरेंस इज इंक्रीजिंगली मेकिंग इन रोड्स इन द ग्लोबल साउथ थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यूएस की हेजेमनी, चाहे मतलब वी आर नाउ कंसीडरिंग इट टू बी मल्टीपोलर, बट स्टिल आज के टाइम पे भी इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर रिमेन्स द डोमिनेंट करेंसी। लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड यूएस, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस किसका? यूएस का। तो ये चैलेंज है अभी। नॉर्थ साउथ के डाइवर्जेंस में रिसोर्सेस inadequate access to those resources play a very important role here. So that is a major gap that is being identified, right? और ऊपर से तो कोविड-19 का इम्पैक्ट ऑलरेडी जो डिवाइड थे उसको एक्सरबेट कर दिया। चीज़ें हमने देखा है कैसे वल्नरेबल हुई हैं, चाहे हम उससे बाहर आ गए हैं, बट उसके इम्प्लीकेशंस आर बीइंग फेस्ड, राइट, इवन बाय द ग्लोबल साउथ। इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिए हैं फॉर ग्लोबल साउथ वो इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया ने होस्ट किया था 2023 में, जनवरी में। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, आरोग्य मैत्री, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमैट फोरम, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप। तो ये इनिशिएटिव्स भी आप याद रख सकते हो। ओवरऑल ये आर्टिकल यही कह रहा है कि ग्लोबल साउथ का राइज होना मतलब इट हैज ब्रॉट अटेंशन टू दिस चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, रीशेपिंग द जियोपॉलिटिक्स, हेराल्डिंग अ न्यू एरा जहां पर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे नेशंस दे आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये मैंने जितनी भी बातें करी हैं आपके साथ, अगर आपको समझ आ गई हैं तो यही लिखा है। ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल नॉर्थ क्या है, राइट।
थर्ड वर्ल्ड से ग्लोबल साउथ की तरफ जो ये टर्म कॉइन हुई उसके बारे में बात करा, क्यों हमने साउथ टर्म यूज़ किया। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज़ क्या हैं, वही हिस्ट्री ऑफ इम्पेरियलिज्म ले लिया, कॉलोनियल रूल ले लिया, सिमिलैरिटीज़ देखी। ग्लोबल साउथ का आज के टाइम पे सिग्निफिकेंस क्या है ये हमने पढ़ा। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, मैंने आपको टर्म्स बता दी, राइट। शिफ्ट इन द वेल्थ हो गया, जीडीपी की बात करी मैंने आपके साथ, G7 को भी सरपास कर सकते हैं। सो दीज आर द केसेस। और उसके बाद एशियन सेंचुरी, दिस टर्म इज बीइंग यूज, पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आई हैव शेयर्ड विद यू। और उसके बाद तो मैंने चैलेंजेस भी शेयर कर दिए और साथ ही साथ ओवरऑल आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन है उसको सम अप कर दिया, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सवाल बन सकता है इससे, और वो ज्योग्राफी से लिंक करता है, तो ज्योग्राफी के स्टैटिक कॉन्सेप्ट को आज ज़रूर याद में रख कर लेना, लिंक बन जाएगा। आज ही किया है तो आज ही बाकी सारी चीज़ें देख लोगे तो याद रह जाएगा। अगला है मुकुर्ती नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये मैप में सामने आपके है, देखो कहाँ है, फिर वहीं घूम के आएंगे जहाँ ये पार्क है। तमिलनाडु चलते हैं थोड़ा सा, लेट्स एंटर तमिलनाडु एंड लेट्स विजिट तमिलनाडु, क्योंकि दिस पार्क इज इन तमिलनाडु, राइट। तो इसके अगल बगल जो नेशनल पार्क है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरी प्लेटू इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आपको मैप में दिख ही रहा होगा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये, राइट। सो मुदुमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सो दिस पार्क इज सिचुएटेड बिटवीन देम। अब ये कैसे पता चलेगा, ये आप मैप में लोकेट करोगे। मैंने आपको ये मुकुर्ती नेशनल पार्क दिखा दिया है, आपको क्या करना है, ये करना है। ये मुदुमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बीच में है, तो ये लोकेट करना है मैप के अंदर। अगर कर लोगे तो फायदे में रहोगे, तो मेक श्योर कि ये दोनों चीजें आप करो, right. It lies in the western corner of Nilgiri Plateau in the state of Tamil Nadu. It is a part of Nilgiri Biosphere Reserve, and 1982 में it was declared as the wildlife sanctuary. It was upgraded to national park in 1990. Primary motive है जो नीलगिरी थार है उसको कंजर्व करना. It was established with this primary motive. UNESCO World Heritage Site है and was formerly known as नीलगिरी थार National Park. Home to मुकुर्ती पीक जो कि नीलगिरी हिल्स का 4th हाईएस्ट पीक है. रिवर्स पाइकरा एंड कुंदर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान में रखना. रही बात वेजिटेशन की, सो इट इज कवर्ड विद शोलास, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, कवर्ड विद श्रब्स, माउंटेनियस ग्रासलैंड्स. फ्लोरा एंड फना की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिनेमन, रास्पबेरीज, रोडोडेंड्रॉन्स ये स्पीशीज देखने को मिलेंगी, और इंडियन एलिफेंट्स, बंगाल टाइगर, नीलगिरी थार, तो ये सारी स्पीशीज आपको प्लांट्स और एनिमल्स की यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. ठीक है, मैप में जरूर लोकेट कर लेना, इंपॉर्टेंट है. अगला है कि एक 7 साल की लड़की है केरला से, हैज रिसेंटली अफेक्टेड बाय दिस कॉन्टेजियस ब्रुसेलोसिस डिसीज, सॉरी, मोस्टली फाउंड इन कैटल ब्रीड्स. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये कैसी डिसीज है, क्या सिम्टम्स है और ये सब कुछ. ब्रुसेलोसिस एक इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और ये इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, एनिमल से ह्यूमंस में आता है. कैसे आता है वो बताऊंगी. ये बैक्टीरिया जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रुसेलोसिस डिसीज इज कॉल्ड एज ब्रुसेला, राइट. अब मतलब इट mainly affects like pigs, goats, dogs, sheep, cattle. Most common type of brucella that causes brucellosis in humans, it is Brucella melitensis. ये है, ठीक है. एंड सी, ब्रुसेलोसिस एक डिसीज है दैट अफेक्ट्स द पीपल ऑफ ऑल द एजेस, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो और सी, ये जो इन्फेक्शन है ना, इट इज मेनली जैसे मैंने आपको बताया, इट स्प्रेड टू पीपल. कैसे होता है, जब आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हो, कंज्यूम करते हो जो कि अनपैस्चराइज्ड हो, जो कि रॉ हो. मान लो इफ यू आर ड्रिंकिंग मिल्क और यू ईट चीज दैट हैज नॉट प्रॉपरली बीन ट्रीटेड टू किल द बैक्टीरिया, तो आपको इन्फेक्शन होगा. So that bacteria can also spread through the air by direct contact with the infected animals, or if you touch or come into the contact with animals that have this bacteria, you can get infected too. Symptom क्या होंगे फिर? जिसको होगा, the person will feel like fever, feeling weak, general feeling of being unwell, losing weight, tired, sick, ये सारे symptoms होंगे. ट्रीटमेंट के अंदर
एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है एंड इट टेक्स सेवरल मंथ्स टू वीक्स एंड इन्फेक्शन कैन रीअकर ऑल्सो, राइट। तो ये सारी बातें आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है सो डू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.